दोस्तों, महाराष्ट्र में वोटिंग के अब चंद दिन बचे हैं और माहौल देख के ऐसा लगता है जैसे अघाड़ी आगे चल रही हो। अब अघाड़ी मतलब महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अघाड़ी की जो रैलियां हैं, जो सभाएं हैं, उनमें जो भीड़ है, उसका जो कनेक्ट है वो ज़बरदस्त दिखता है, एक कनेक्ट दिखता है। मिसाल के तौर पर अगर आप आज नागपुर में, आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में जो रैली प्रियंका गांधी। दोस्तों, झारखंड के अंदर चुनाव हो चुके हैं, महाराष्ट्र की बारी आ चुकी है और चुनाव से पहले ही, वोटिंग से पहले ही किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के अंदर अपना मैदान पूरी तरह से छोड़ दिया है और किस तरह से खेला चरम पर चल रहा है, किस तरह से हजारों की तादाद में, यानी कि पैसा फेंको वोट खरीदो वाला दोस्तों काम चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गोदी मीडिया ने ये खबरें आप लोगों की आंखों से पूरी तरह से ओझल कर दी है, छुपा दी है कि किस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र का मैदान पूरी तरह से छोड़ दिया है और वहां पर वोट खरीदने का काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अगर आप लोग वाकई में सच्ची पत्रकारिता देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कौन सी सरकार आके, महायुति या महाअघाड़ी, तो इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में वोटिंग के अब चंद दिन बचे हैं और माहौल देख के ऐसा लगता है जैसे अघाड़ी आगे चल रही हो। अब अघाड़ी मतलब महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अघाड़ी की जो रैलियां हैं, जो सभाएं हैं, उनमें जो भीड़ है, उसका जो कनेक्ट है वो ज़बरदस्त दिखता है, एक कनेक्ट दिखता है। मिसाल के तौर पर अगर आप आज नागपुर में, आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में जो रैली प्रियंका गांधी की हुई, उसमें रिकॉर्ड भीड़ थी। ऐसी भीड़ फिलहाल इस पूरे चुनाव में देखने को नहीं मिली, रिकॉर्ड भीड़ थी। और जब रोड शो आरएसएस मुख्यालय के बगल से गांधी का निकला तो वहां कुछ टकराव भी हुआ, आमने सामने बढ़ गए यहाँ पर दोनों कार्यकर्ता। सीनियर मोस्ट लीडर हैं शरद पवार, जो 4-5 रैलीज कर रहे हैं। भीड़ उनकी सभाओं में भी कम नहीं आ रही, जबरदस्त भीड़ है। और अगर आप उद्धव ठाकरे को देखें तो फिर ये कहा जा सकता है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में वो सबसे बड़े क्राउड पुलर है। अब दूसरी तरफ अगर आप महायुति का हाल देखें, एनडीए का हाल देखें, तो अगर हम सबसे स्टार कैंपेनर की बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो मोदी जी की जो रैलीज थी उसमें वो कनेक्ट नहीं दिखा। और खासकर उनकी जो रैली थी मुंबई में 14 तारीख को शिवाजी पार्क में, पहली बार 2014 के बाद पहली बार दिखा कि कुर्सियां ही कुर्सियां मोदी जी की रैली में खाली। और शायद यही वजह है कि मोदी जी ने इस बार मैदान, महाराष्ट्र का मैदान, वोटिंग से 6 दिन पहले ही छोड़ दिया, वो विदेश चले गए। और उधर पूरी तरह से मोदी जी ने मैदान छोड़ दिया है। अमित शाह भी नागपुर से दिल्ली लौट गए। आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह की गैर मौजूदगी में इस वक्त महायुति यानी एनडीए का जो सारा भार है, जो दारोमदार है, वो इन साहब के कंधे पर है, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मोदी शाह की एब्सेंस में जो टॉप लीडरशिप है, जो पार्टी चला रही है, जो 2 लोग हैं, इनकी एब्सेंस में क्या देवेंद्र फडणवीस एनडीए को, महायुति को जीत दिला सकते हैं एक बहुत ही क्रूशल बैटल में महाराष्ट्र में? एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि फडणवीस की जो टीम है, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की, उसमें अजीत पवार एक कमज़ोर कड़ी, वीक लिंक है उसमें। और बीजेपी का खुद मानना, एक नेता कह रहे थे कि अगर अजीत पवार इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 15 से 20 सीट जीत लें तो बड़ी बात होगी। जी हाँ, 20 सीट अगर अजीत पवार जीतते हैं तो ये बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। और उधर अगर आप मिस्टर शिंदे को देखें तो आप कह सकते हैं कि अजीत पवार से उनकी स्थिति बेहतर है क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, धन बल उनके पास है और खुलकर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन शिंदे कोई अजूबा कर देंगे, कोई चमत्कार कर देंगे, इसकी आशा, इसकी उम्मीद मुझे लगता है अमित शाह और फडणवीस को खुद नहीं है। अब दोस्तों, अगर सारा सिस्टम मोदी और शाह के हाथ में हो तो आप महायुति को महाराष्ट्र में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, सच्चाई ये भी है।
और दो वजह हैं जहां महायुति को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी ताकत को अनदेखा नहीं कर सकते। पहली जो सबसे बड़ी ताकत है वो है मुफ्त योजनाएं, लाडली बहना योजना, लड़का भाऊ मुफ्त योजना जो फ्री में बर्तन जो जिस तरह से योजनाएं लॉन्च की है बीजेपी पार्टी की तरफ से, घोटाला एक बहुत बड़ा है जिस तरह से बर्तन बांटे जा रहे हैं। फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा बर्तन घोटाले पर। लेकिन ये जो मुफ्त की योजनाएं, इसका इम्पैक्ट है ये शरद पवार भी मानते हैं। और दूसरी चीज़ कि वोटिंग से या वोटिंग की रात, जिसे क़यामत की रात कहते हैं, वोटिंग से पहले के जो 2 दिन हैं, लास्ट 2 डेज, आप कह लीजिए 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख की सुबह तक, जिस तरह से क़यामत की रात है, नेताओं का आरोप है, शरद पवार का आरोप है, उद्धव ठाकरे का आरोप है कि लिफाफे तैयार हो रहे हैं और एक एक वोट की कीमत कुछ सीटों पर 10-10 हजार रुपए लगा दी गई है। ओहो, एक वोट की कीमत 10-10 हजार रुपए, जो सरकार का पैसा है, बताइए, टैक्सपेयर का पैसा है। और दूसरी तरफ लिफाफे में जो पैसा सीधे जा रहा है। मान लीजिए अगर एक वोट की कीमत कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में 10,000 रुपए और घर में 5 वोटर हैं तो 50,000 रुपए हो गए। तो पैसा एक 50,000 रुपए रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आप विदर्भ का एरिया देखिए, मराठवाड़ा का एरिया देखिए, तो वहां पैसे की इतनी कीमत नहीं, क्योंकि किसान जो सोयाबीन और कपास से त्रस्त है, सोयाबीन का किसान, कपास का किसान, जिस तरह से उसकी हालत है, वहां पैसा असर नहीं कर रहा। ये आपको मैं लेटेस्ट इनपुट दे रहा हूं विदर्भ और मराठवाड़ा से, कि वहां ये जो पैसा है 5,000, 2,000, 3,000, इससे कुछ किसान का भला नहीं होने वाला। तो पैसा है भी और पैसा नहीं भी है। नहीं दोस्तों, भी सबसे बड़ा दोनों ही बात है, आपके मन में भी होगा कि भाई महाविकास अघाड़ी अगर आगे चल रही है तो कितनी सीटें ला रही है, क्या बहुमत के मार्क से ऊपर जा रही है, 145 के ऊपर जा रही है, और फिर महायुति कहाँ खड़ी है। आज 3 धुरंधर पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रकाश बोरे, 50 बरस का उनका तजुर्बा। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कितनी सीटें मिल रही हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि आप भी, मुझे लगता है उसको ज़रूर सुने। बहुत चौंकाने वाली बातें उन्होंने करी हैं, कितनी सीटें आएंगी। हमारे साथ विवेक देशपांडे हैं, नागपुर से जुड़े, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी सीटें आएंगी। सुनिएगा उनको कितनी सीटें महाविकास अघाड़ी को दे रहे हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी को। हमारे साथ एक तीसरे पत्रकार उमाकांत लखेड़ा भी हैं। उनसे भी मैंने सवाल आखिर में पूछा कि भाई ये तो बता दीजिए कितनी सीटें आ रही साहब, अब तो हक है जानने का वोटर का। उनका भी जवाब सुनिएगा और आप निष्कर्ष पर पहुंचिएगा कि मोदी जी के सिस्टम में इस नए दौर में चुनाव कैसे हो रहे हैं और बड़े बड़े पत्रकार क्यों घबराए हुए हैं, क्यों बड़े बड़े चैनल ओपिनियन पोल नहीं कर रहे। छोड़ता हूं मैं आपके ऊपर। हालांकि मेरी कोशिश जारी रहेगी कि महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिल रही हैं, महायुति को कितनी सीटें मिल रही हैं, मैं पूछूंगा, आज भी पूछूंगा, कल भी पूछूंगा। विवेक जी, नरेंद्र मोदी की जो आखिरी रैली थी वो बहुत अच्छी रैली नहीं थी शिवाजी पार्क में, नॉट अ गुड रैली, लोग ज्यादा नहीं थे। और उसके बाद मोदी जी वापस दिल्ली चले गए और फिर दिल्ली से वो मैदान छोड़ दिया, एक तरह से मैदान छोड़ दिया 4 दिन पहले ही। और अगर आप अमित शाह को देखें नंबर 2, तो अमित शाह भी आज, उनको 4 रैलियां करनी थी विदर्भ के एरिया में, उन्होंने भी आज नागपुर आके वो वापस दिल्ली लौट गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि मणिपुर की सिचुएशन को रिव्यू करने गए, लेकिन बीजेपी के 2 बड़े नेता मैदान छोड़ चुके हैं, मोदी और अमित शाह, जबकि अभी प्रचार के लिए समय है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एब्सेंस में जो बागडोर देवेंद्र फडणवीस को मिली है, क्या देवेंद्र फडणवीस अब अकेले दम पर इस कैंपेन को आगे निकालेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस अब जो संकट मोचक बने हैं, क्या महायुति को आगे ले सकते हैं? क्योंकि मोदी और शाह तो बैकफुट पे चले गए। जी दीपक जी, ऐसा है कि मैं शाह का समझ सकता हूं, क्योंकि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके चलते उनको उसका जायजा लेना और उसके बारे में कुछ करने की जरूरत थी, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ही विस्फोटक बनी हुई है। और एक गृह मंत्री के नाते उनको उसका कॉग्निजेंस लेना, तवज्जो लेना और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करना उनका काम है, तो वो चले गए, वो समझ सकता हूँ। लेकिन मोदी जी जो
नाइजीरिया गए, मतलब ऐसा क्या है कि इतना इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र का चुनाव छोड़कर वो नाइजीरिया चले गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ जमीन से जो एक सेंस उनको मिल रहा है कि शायद महाराष्ट्र में जिस तरह का वो चुनाव का नतीजा चाहते हैं उस तरह का नतीजा शायद आते हुए नहीं दिख रहा है। ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। जहां तक फडणवीस का सवाल है, फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस का सवाल भरोसे पर पूरा एक महाराष्ट्र का खेल अभी बचे हुए 2-3 दिन में कर सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए कि जो नागपुर में वो नागपुर साउथ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लिए एक चैलेंज है। कल नागपुर में राहुल गांधी आकर गए, आज प्रियंका गांधी आई थी। तो नागपुर में जो एक चैलेंज बना है देवेंद्र फडणवीस के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में और पूरे नागपुर में, तो वो नहीं चाहेंगे कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो उनको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़े। अभी भी पलड़ा थोड़ा बहुत तो उनका भारी ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाजी पलट नहीं सकती। ऐसा बोलना, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है उनको नागपुर में अपने आप को थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, नागपुर को समय देना पड़ेगा, और नागपुर को समय जब उनको देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है बचे हुए राज्य में उनको उतना भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे अकेले। हो सकता है अमित शाह आज दिल्ली में अपना काम निपटा कर वापस कल महाराष्ट्र में आ जाए और फिर कोई चुनावी रैलियां करें महाराष्ट्र में भी। अब तो वैसे तो अब कल तो आखिरी। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों को A to Z बताया गया कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर वोट जो है खरीदे जा रहे हैं। एक वोट की कीमत 10,000 रुपए तक लगाई गई है। एक वोट की कीमत, एक वोट की कीमत 10,000 रुपए। तो सोचिए जिस तरह की बात यहाँ पर कही गई है कि अगर एक परिवार का वोट खरीद लिया और एक परिवार को अगर 50,000 रुपए मिल रहे हैं तो कैसे ना वो वोट उस पार्टी को डालेगा जो पार्टी उसको पैसे देगी। जरा सोचिए। और ये सबको दोस्तों चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। जी हाँ, वही चुनाव आयोग जो बार बार ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, लेकिन खबर सामने निकल के आ रही है। सबूत क्या है ये तो पत्रकार महोदय ही बता सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त दोस्तों कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, सादा संबल लफ्जों में समझिए, कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो भारी मात्रा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उनका बोलबाला नजर आ रहा है। झारखंड के अंदर में भी, हरियाणा के अंदर में भी इसी तरह की ही स्थिति देखी गई थी कि कांग्रेस पार्टी के पीछे भारी मात्रा में भीड़ थी, लेकिन जब रिजल्ट सामने निकल कर आए तो कुछ और ही मामला सामने निकल कर आया था। तो अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के अंदर आखिर क्या हो सकता है। महाराष्ट्र के अंदर जो खबरें निकल के आ रही हैं कि ये सही है कि वहाँ पर कई तरीके की योजनाएं लाई जा रही है, लोगों को 10-10 हज़ार रुपये देकर प्रति वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। आप लोग के सामने ये पूरी रिपोर्ट को रखा, दिखाया। आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।